अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी बहरान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दरगई में एक जलसे से खिताब किया और कहा सियासी मुखालिफिन पर भरपूर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, अपनी हुकूमत के 3.5 साल की जो कारकर्दगी थी वो भी बताई, जिसके ज़मीनी हक़ाइक़ में थोड़ा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है हम आपको बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क में ज़रूरी इस्लाहात के ज़रिए 6 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार का जिक्र किया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये हैं कि यूरिया, खाद और DAP का सबसे बड़ा बहरान भी आप ही की हुकूमत में रिकॉर्ड कायम कर गया था। प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात की बात की, जिसका अवलीन मकसद मुल्क में डॉलर आना और ज़र मुबादला का बढ़ जाना है। अगर मुल्क में इतना डॉलर आया तो डॉलर सस्ता होने की बजाय इतना महंगा कैसे हुआ? ये रिकॉर्ड भी आपके दौर में बना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज़ाद खारजा पॉलिसी यानी मगरबी दुनिया के आगे निडर होने का क्रेडिट भी लिया। अगर ये हकीकत है तो एब्सोल्युटली नॉट के बाद आप अमरीकी सदर की कॉल का इंतज़ार क्यों करते रहे? फैटफ की 39 शराइत में से 38 पूरी करने के बाद भी आखिर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान क्यों नहीं निकल पाया? फिर प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी तामीरात के कारोबार की बात की तो इसके ज़मीनी हक़ाइक़ या रिकॉर्ड ये बताते हैं कि मुल्क में तामीरात के शोबे में आपकी हुकूमत के 3 सालों में 70 से 80% सरिये की कीमतें बढ़ गईं और 70 से 80% सीमेंट की कीमतें बढ़ गईं, जिन्हें अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे करने का भी जिक्र किया, जिसका आवाम को रिलीफ देने की भी बात हुई। तो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक आवाम टैक्सेस तो दे रही है, लेकिन महंगाई ने भी बहुत रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। सड़कों के करोड़ों रुपए के ठेके कम देने के आदाद शुमार भी आज बताए, लेकिन इंटरसिटी और इंट्रासिटी कोई ही सड़क ऐसी होगी जो आपकी सूबाई और वफाकी हुकूमत के हिचकोले ना देती हो। आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल 10 रुपये और बिजली 5 रुपये सस्ती करने का क्रेडिट भी लिया, मगर ये नहीं बताया कि IMF इस रिलीफ को लेकर पाकिस्तान पर इतने एतराज़ात क्यों उठा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को कुछ यूँ बयान किया कि जैसे वो इन हक़ाइक़ से बाखबर ही ना हो। इस वक्त इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लिया जाए तो वज़ीर आज़म का फोकस इलेक्टोरल से ज़्यादा अवामी राब्ता मुहिम पर हम सबको नज़र आ रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने बताया कि उन्हें अपने किसी साथी ने मशवरा दिया कि मुनहरिफ अराकीन को वापस ख़रीद लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसका जवाब क्या दिया, सुनिए। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। मुझे लोगों ने कहा आप इनको खरीद के वापस ले आए। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। नाज़रीन, जहां प्राइम मिनिस्टर अपने मुनहरिफ अराकीन के लिए माफ़ी का ऐलान करते हुए भी आज हमें नज़र आए, वहाँ साथ ये कहते हुए भी डराते रहे कि अपना वोट बेचने के बाद उनकी मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िताब के रद्द-ए-अमल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद की कि वज़ीर आज़म अदम एतमाद की तहरीक से भाग रहे हैं। क्या कहा, देखिए। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है कि अदम एतमाद पेश होते हुए 14 दिन भी नहीं 7 दिन बाद वोटिंग होता है। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है। इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने आईने पाकिस्तान पे अमल नहीं किया है। अगर हिम्मत है तो पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। नाज़रीन, अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुला तो लिया गया है, जो तहरीक पेश होने के 14 रोज़ के अंदर तो नहीं बुलाया गया। इसलिए मुल्की अपोजिशन इसे गैर आइनी कह रही है, जबकि अदम एतमाद की वोटिंग कब होगी इसकी हतमी तारीख भी सामने नहीं आई और अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत इसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करेगी। दूसरी तरफ स्पीकर असद कैसर का ये मानना है कि असम्बली में तज़ीन व आराइश की वजह से हॉल बंद है और इसके बाद 22 और 23 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस भी यहीं होगी, इसलिए 24 मार्च से पहले असम्बली इजलास बुलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। असम्बली में नंबर गेम को लेकर अपोजिशन तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन की मुनासिब तादाद सामने तो ला चुकी है, जिसके बाद अगर असम्बली इजलास में ये तहरीक पेश हो जाए और ये सब MNAs वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट डाल दें तो इमरान हुकूमत किसी भी सूरत बचती नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म अपने MNAs को माफ़ी देकर वापस आने की दावत दे रहे हैं। क्या अब हुकूमत के पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया है? इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपका। फैसल जावेद साहब, जब
ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद में नंबर्स पूरे करने की बात करती थी तो आपके सारे वज़रा ये कहते थे आप कल की बजाय आज इजलास बुलाएं। आप लोगों में इतना दमखम कहा कि आप लोग इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और इसको कामयाब करें। अब जब आप लोगों को लग रहा है कि नंबर्स पूरे हैं, पूरे नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनके नंबर और बढ़ते भी जा रहे हैं, तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब जलसों में घबराए हुए भी लगते हैं, उन लोगों को वापस आने की दावत भी देते हैं, फिर दूसरी तरफ डराते भी हैं, धमकाते भी हैं कि सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रहेगी, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा, शादियों में आप लोगों का जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। ये तो घबराए हुए लहजे की बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब आज कर रहे थे। बड़ा ये सवाल नहीं है, ये आपकी अपनी राय है। सवाल तो कुछ और होता है ना। ये तो आपने सारा कुछ बोल दिया और कह दिया, अपना ओपिनियन दे दिया है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ जी, आप मुझे बताएं कि 92 न्यूज़ में के स्टूडियो में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम असेंबली का इजलास कर सकें? हमने तो बड़ी देखी है, और जो पहली जो डेट मिली उसको इजलास बुला लिया। नंबर 1। आपसे सवाल है दूसरा कि क्या आप चाहती हैं कि OIC की कॉन्फ्रेंस हम कैंसिल कर दें? डेफिनेटली नॉट। OIC की कॉन्फ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओपोजिशन ने अपनी ये तारीख देख के जान पूछकर उसको सबोटाज करने के लिए ऐसी डेट पे की थी रिक्वेजिशन डालने की जो जिसके 14 डेज बिल्कुल जा करके इसके साथ अभी मैं इजलास बुलाने या ना बुलाने की तो बात ही नहीं कर रही। अभी तो मैंने जो बात की, शायद आपने मेरी बात को समझा नहीं है कि पहले आप लोग कहते थे तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, अब जब वो लेकर आ रहे हैं तो अब आप लोगों को जब ये अंदाज़ा हो गया है कि शायद गेम उल्टी होने जा रही है, लोग वाकई आपके अपने ही लोग आप लोगों को जो है ना वो क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, तो अब आप लोग इस चीज़ पर आ गए हैं, कह रहे हैं माफ़ कर देंगे, आप लोग वापस आ जाए, मीन्स के खतरा तो पैदा हो गया है, घबरा तो गए हैं आप लोग। नहीं, अब फिर मेरा आपसे सवाल है जी, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हमारी एक MNA आज सामने आई है, उन्होंने बताया उनको भी ऑफर हुई थी, उन्होंने रिजेक्ट किए। वो MNA सारे वहां से सिंध हाउस से TV चैनल्स पे उनके प्रोग्राम्स हुए, उन्होंने बताया, अपना इरादा बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्या ये आइन से इनराफ नहीं है? क्या आर्टिकल 65 में जब ये ओथ लेते हैं उसमें क्या बात करते हैं? हाँ, उसका दूसरा तरीका मौजूद है, वो अपनी नशिस्तों से रिजाइन करें और जो भी पार्टी ज्वाइन करनी है कर लें, दोबारा इंतखाबात होंगे, आ जाएं वापस। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। हमारी पार्टी का भी सिर्फ उन्होंने शो कॉज दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शाजिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो जा रहे हैं, असेंबली का इजलास हो रहा है 25 तारीख को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको शिकस्त हो रही है अपोजिशन को, इन्होंने जितना भी नोट चला लें, जो मर्जी है ये कर लें। अपोजिशन को शिकस्त कैसे हो रही है? लोगों को तो आप वापस बुला रहे हैं, इसका मतलब लोग उनके पास हैं तो आप वापस बुला रहे हैं ना, तो उनको तो शिकस्त कैसे हो रही है? टीवी पे लोग आ गए ना, उन्होंने बता दिया ना, वो तो आ गए, तो हम वापस नहीं बुलाएं तो कौन वापस? उन्हें बीजेपी वापस बुलाएगी। अब जब उन्होंने ये चीज कर दी हुई है तो हम उसको एक मौका दे रहे हैं, और 7 दिन का टाइम है, शो कॉज का जवाब दें, वरना फिर हम एक्शन लेंगे। क्यों ना लें? हमारी स्वाबदीद है, हमारी पार्टी का हिस्सा है, वो हमारे पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन लड़के आए हैं और अवाम जो है उसकी अमानत होता है। लेकिन एक्शन होगा वोट डालने के बाद। जो आप आर्टिकल 63 के हवाले से कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो वोटिंग के बाद होगा। शाजिया, वो जो भी होगा ना मैंने करना है ना वो आपने करना है, वो कानून ने करना है, जो भी कानूनी तरीका हुआ उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। सुबह सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं सुबह। तो जितने लोगों से आप लोग ज़ाहिर है राब्ते भी कर रहे हैं, पंजाब के जो वुज़रा हैं वो भी नाराज़ लोगों से, जो मुनहरिफ लोग हैं उनसे बात करें, कहीं से कोई पॉजिटिव कोई इंडिकेशन मिली? कोई आपको किसी ने कहा कि हम वापस आ जाएंगे, हमें यकीन दहानी करवाएं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, एक्शन कोई नहीं लिया जाएगा? कोई पॉजिटिव जेस्चर्स मिले नाराज लोगों की तरफ से? जी मिल रहे हैं पॉजिटिव जेस्चर्स, कुछ मिल रहे हैं पॉजिटिव जेस्चर्स, लेकिन हम अभी आपके शो पे तो नहीं बता सकते, और वोटिंग के टाइम पे आपको पता चल जाएगा। और इंशाल्लाह फतह इमरान खान की है, और जहाँ पूरी कौम का एतमाद है उन पर, वहीं पे पार्लियामेंट की अक्सरियत जो है उन पर एतमाद ही करती है, और आप देखेंगे कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो नाकाम होगी और इमरान खान कामयाब होंगे। तो वोटिंग वाले दिन लोगों को रोका तो नहीं जाएगा वोट डालने से? नहीं, किसी को नहीं रोका जाएगा, उनको भी नहीं रोका जाएगा, और जो कोई और भी अटेंड करना चाहता है उसको भी ज़ाहिर नहीं रोका जाएगा। तो वोटर्स जो हैं, जो जाना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, जाएं, कोई नहीं रोका जाएगा। वहाँ कोई जलसा नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही, रास्ते में कोई लोग नहीं होंगे, खाली होगी जगह,
और पूरा डीचो खाली होगा जिस दिन वोटिंग होगी। जलसा हम इतवार को कर रहे हैं और उसके बाद वोटिंग होगी, तो जाहिर है संडे वाले दिन फवाद चौधरी साहब ने तो कहा था ना कि 10 लाख लोगों में से गुजर कर जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा, इसका मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका जमहूरी हक है, वो जाएं अगर वो लेकिन टाइम आ गया है कि लोगों ने ये फैसला करना है कि वो हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। उनकी मर्जी है, अगर वो बातिल के साथ जाना चाहते हैं और समझते हैं कि नहीं जाए। शुरू में दोनों तरफ से ये दावे किए जाते थे, ऑपोजिशन कहती थी कि हुकूमत के लोग हमारे साथ हैं और आप लोग कहते थे कि इनके लोग हमारे साथ हैं। अब ऑपोजिशन की तरफ से तो वो लोग सामने आ गए हैं, सिंध हाउस से जितने भी लोग सामने आए हैं। आप लोगों के पास भी ऑपोजिशन के कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना वक्त पे पत्ते आप लोग अपने दिखाएंगे, ये उसी दिन सब कुछ होगा। आप लोग कुछ चीजें सामने नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि दावे तो आप लोगों के भी बहुत थे। हमारी तादाद तो ज्यादा है। अच्छा। और हमारे पास, हमें इनके लोगों की जरूरत नहीं है ना आयशा, शाजिया। हम तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और जाहिर है जब पार्लियामेंट में हमारी तादाद अभी तादाद कैसे ज्यादा है, अभी तादाद कैसे ज्यादा है? अभी तो नाराज लोगों के बाद तो तादाद ज्यादा नहीं है, जिनको आज आप लोग बुला रहे हैं कि आज आपको माफी दे देंगे, सुबह का बुला शाम को घर वापस आ जाए। उनको साइड पे रखें, फिर तो तादाद पूरी नहीं है ना। उनको साइड पे रखें, उसको साइड पे रखें, उसको साइड पे रखें, फिर जाके पूरा करें, ये क्या क्वेश्चन है? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं तो आप तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि नंबर ज्यादा है, आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रही। बहुत से लोग हैं शाजिया, आपके सवाल पे आ जाता हूँ। नून लीग के और पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि तहरीक आदम एतमाद नहीं आनी चाहिए थी, और उन्हें भी पता है कि ये तहरीक आदम एतमाद बगैर किसी चार्जशीट के आई है, और जो लेके आए हैं उन पे करप्शन के इल्ज़ामात ही नहीं है बल्कि साबित हैं, करप्ट ज़्यादा अदालतों से डिक्लेयर्ड लोग हैं और एक्सकॉन्डर भी डिक्लेयर्ड हैं, वो लेके आ रहे हैं। और वो अपोजिशन के लोग समझते हैं कि चंद लोग अपनी करप्शन प्रोटेक्ट करने के लिए इमरान खान को पटाना चाह रहे हैं और मकसद नहीं है। और वो लोग जो हैं वो अब सोच रहे हैं और इंशाअल्लाह वो जाएंगे, यानी कि वो वोट नहीं देंगे। इस चीज़ में सबको समझने के लिए है कि जब इमरान खान साहब ने वॉलंटरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था तो हमने नंबर पूरा करना था बॉस, और हम 180 क्रॉस कर गए। अब ये लेकर आए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको पूरा करना है, नोट ऑफ नो उनको पूरा करना है, तो वो पूरा नहीं कर सकेंगे। 154 नंबर को वो क्रॉस नहीं कर सकते, 154। अच्छा, शायद आपने आज राजा रियाज साहब का ट्वीट देखा हो, वो कहते हैं कि 53 मुनहरिफ अरकान और उनके साथ हैं, जिसमें 8 वफाकी वुज़रा शामिल हैं, वुज़रा मुमलिकत हैं, और वो लोग भी अब उनको माजरत के मैसेजेस भेज रहे हैं जो उनको चोर कहते थे, डाकू कह रहे थे या इल्ज़ामात लगा रहे थे। मतलब कि वो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि 53 नंबर्स हैं उनके पास और मुनहरिफ लोगों के। अगर राजा रियाज साहब की बातों पे जाना है तो फिर तो ये टॉक शोज भी नहीं होने चाहिए और आदम एतमाद की तहरीक मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट तो आप भी करते हैं। ट्वीट तो मेरी ट्वीट का मुझसे पूछ ले, मैं अपनी ट्वीट का बता देता हूँ। मैं उनकी ट्वीट पे क्या बात करूंगा? राजा साहब, उनसे भी हम कहते हैं राजा साहब मोड़ा हो तुसी भी, कोई गल नहीं। और बात यह है कि ये कौम जो है वो फैसला कर चुकी है, और 27 मार्च को आप देखेंगे कि लोगों का एक समंदर इस्लामाबाद का रुख कर रहा है। लेकिन उस समंदर ने तो अदम एतमाद का वो नहीं करना ना, अदम एतमाद का वोटिंग उस समंदर ने तो नहीं करनी ना, फैसल जावेद साहब। ये बिल्कुल गलत तासुर दे रहे हैं सारे। इसी समंदर ने डिसाइड किया इन पार्लियामेंटेरियंस को, इसी समंदर ने इलेक्ट किया इनको, ये इन्हीं के नुमाइंदे होते हैं, और इनका प्रेशर और इनकी पुकार क्या है, इनकी आवाज क्या है, उसकी तर्जुमानी करनी है पार्लियामेंटेरियन ने, वरना उनकी सियासत खत्म है। ये पूरा जो निजाम है जमहूर का। तो आप कह रहे हैं 27 तारीख को इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उस डी चौक पर जो जलसा होने जा रहा है, उसके जरिए के जो मुनहरिफ लोग हैं ये अपना जो इरादा है वो बदल देंगे, इतना प्रेशर डल जाएगा? मैं वोटिंग डे का तो आपको कह चुका हूं पहले ही कि वोटिंग डे पे उनको शिकस्त हो रही है ऑपोजिशन को, ठीक है। जलसा ये अब बात वोटिंग से और इससे बहुत आगे चली गई है बात। आज पूरी कौम ने, सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया है, हर तबके फिक्र ने, कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये है डायरेक्शन जी। गलत को गलत और सही को सही, ये कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, हुकूमत ये भी दावे कर रही है कि कुछ मुनहरिफ जो लोग हैं वो इनके साथ राब्ते में है, कुछ लोग ये मान गए हैं कि उनसे गलती हो गई है। दूसरी तरफ आज दरगई में भी आपने देखा कि जिस तरीके से एक तरफ से डरा रहे थे, धमका रहे थे लोगों को कि आपकी माशरे में कोई इज्जत नहीं रहेगी, आपके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, आप लोगों का शादियों पे जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों को स्कूलों में बड़े मसाइल होंगे। तो आप लीडर बाप की तरह होता है, जिस तरह बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ़ कर देते हैं, मैं भी माफ़ कर दूंगा। तो आपके पास कोई इत्तलात हैं कि जो मुनहरिफ लोग हैं वो वापस जाने का सोच भी रहे हैं? अच्छा, एक तो इससे पहले आपने कभी देखा है किसी पाकिस्तानी लीडर को सन 47 से लेके आज तक इस किस्म की थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स दे उन लोगों के लिए जो आपकी पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या ये पाकिस्तान में पहला वाकया है? और इनकी अपनी हुकूमत ने कि जब वो बताते थे कि जी 6 अरकान जो हैं PMLN के MPs उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। अभी थोड़े अरसे पहले 3-4 हफ्ते पहले कुछ 2-3 MPs की इमरान खान साहब ने मुलाकात की। तो आपने क्या उनको कहा कि आप शादी ब्याह में नहीं जा सकेंगे, आपके बच्चे स्कूल में नहीं जा सकेंगे? उनको आपने मतलब एक तो इनको ये समझ नहीं, मुझे तो समझ एक्चुअली आई डोंट वांट टू से, बट वो उनको समझ बूझ ही नहीं है कि तफरीक कैसे होती है। आप बिल्कुल आपका गम गुस्सा सही हो सकता है कि जी ये क्यों गए हैं, और पाकिस्तान में उसके मुताबिक कानून है कि जी आपने उसके साथ कैसे डील करना है। उस कानून के हिसाब से आप उनको अच्छा आपने वापस बुलाना है, आप वापस भी बुलाने का अपील कर सकते हैं कि जी आपको गलतफहमी हो गई। एक तो ये एज्यूम कर लेना कि ये कुफर उसकी जंग हो रही है इस्लाम की, और ये एज्यूम कर लेना कि उन्होंने पैसे खाए हैं, ये कितनी गलत बात है। मतलब आप ये बताएं कि भाई आप हुकूमत है ना, सब इदारे आपके नीचे हैं, आप बड़ी आराम से तहकीक करके एक का बता दें कि जी देखें ये इतने पैसे इतने यहाँ से खाए हैं और ये इसलिए ये वहाँ उस तरफ गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है पिछले 2 साल से मुतहर्रिक है। राजा रियाज पिछले 2 साल से नजर आ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। नूर आलम असेंबली में खड़े होकर ये कहता है कि आगे की जो 2 रोज हैं अगर आप इन सबको ECL में डाल दें तो पाकिस्तान का मसला ठीक हो जाएगा। उन 2 रोज में सबसे सीनियर वजीर बैठते हैं और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। तो ये क्या आज की बात है? शायद हुकूमत को परसेप्शन नहीं थी, अदराक नहीं था इस बात का कि ये सूरत हाल इस हद तक जा सकती है। अच्छा, आप लोग जो कह रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं, ये इनके मुनहरिफ अरकान की वजह से आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है या इत्तेहादियों पर भी आप कॉन्फिडेंस कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी इत्तेहादी खुलकर सामने नहीं आया अभी तक। ज़ुबैर साहब उसको छोड़ दे, 13 को नोटिस दिए ना इन्होंने, शोकॉज नोटिस 13 MNA को 179 लिए थे ना खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, उसमें से 13 निकालते हैं जो जिनको नोटिस दिए 166 पर बैठे हुए, सिर्फ उन 13 को निकालते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि कुछ वापस भी आने के लिए राब्ते कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ 13 तो वही है ना, उसके अलावा को 12-13 और हैं जो कि इनको भी पता है, जो उसके बाद जिन्होंने ऐलान 2-3 ने किया, आज भी किसी एक साहब ने किया। तो अच्छा वो हो गए, फिर जो वो हैं इत्तेहादी जो हैं उनके 17 वोट्स हैं जो 3 पार्टीज के। अब उन्होंने आज तक उनका झुकाव किस तरफ है? मतलब कोई कॉमन सेंस यूज करे, उनका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है। और अगर झुकाव नहीं भी है तो जिस वक्त इमरान खान के लिए वो नहीं उनके साथ खड़े, इसका मतलब ये है कि आपको वोट की क्या जरूरत है? मतलब कोई मोरालिटी है, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब वो खुद खड़े हुए उनके अगेंस्ट तो लेकिन उन्हें शायद ये उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे। आज वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे बड़े वाज़े अल्फाजों में कि लीडर बाप की तरह होता है, जिस तरह बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ़ कर देता है, मैं भी आपकी गलतियां माफ़ कर दूंगा, आप वापस आ जाएं। नहीं, वापस आ जाए इस तरह से थ्रेट करके। उसके बाद मैंने एक टेलीविजन चैनल पर एक नूर आलम साहब का इंटरव्यू देखा था और वो इतने सख्त, मैंने नहीं इतना नाराज देखा उनको पहले जितने आज वो नजर आ रहे थे ये आज की तकलीफ के बाद। तो आप ये पहले तो ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा खराब आदमी कोई नहीं है जिन्होंने कुफर के पीछे खड़े होके, जिन्होंने पैसे खाए हैं, जिन्होंने वो काम किए जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने। एक तरफ तो आप ये थ्रेट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, आपके बच्चों को कोई नहीं स्कूल जाने देगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं बाप की तरह वापस आ जाऊँ। सीधा सीधा अपील करते हैं कि भाई अगर आपसे कुछ। आपको लगता है ये उकसाने की कोशिश की जा रही थी कि जाहिर है कल को अगर उनके बच्चे स्कूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस तरह के रवैये का सामना करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो वो इमरान खान की वजह से होगा ना। आपको याद है ना जब ये ऑपोजिशन में थे तो ये क्या करते थे?
ये जो PMLN की लीडरशिप थी, लीडर्स थे, उनके पीछे बंदे लगवाते थे, नारेबाजी करवाते थे। मतलब आप लोग पता नहीं इसको क्यों मार्क्स भी देते हैं, कोई ये 1 out of 100 भी, मतलब ही इज अ फैसिस्ट लीडर। मतलब इससे ज्यादा किसी को शक शुबा हुआ है। अच्छा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम क्या करें? जब 50% शाजिया जो मेंबर्स थे ना PTI के, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2018 में, वो लास्ट 6 महीने में पहले ज्वाइन किया था। उस्मान बुजदार कहाँ से आए थे? मई 2018 में PMLN से वहां गए। बिल्कुल। हमने कभी उनको कहा तो उस वक्त तो आप कहते थे विकेट गिरा दी, हमने एक और विकेट गिरा दी। जुबैर साहब, आइंदा का लाहे अमल तय हो चुका है, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन तय हो गया, पता चल जाएगा। कल एतजाज साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैं आइंदा 2-3 हफ्तों में वजीर खारजा देख रहा हूँ बिलावल भुट्टो को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चीजें तय हो चुकी हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, राइट? जी, ऐलान होना बाकी। जी, लेकिन बिल्कुल सही बात। लेकिन आप भी तो कह रहे थे कि वजीर आजम तो शहबाज शरीफ ही होंगे, ये भी दुरुस्त है? जी, इंशाअल्लाह ताला। तो पंजाब में वजारत आला काफलिक को ही मिलेगी? अब ये देखें भाई, मैं कह रहा हूँ ना, 2-4 दिन जहाँ इतना इंतजार किया और इंतजार चल। सोशल मीडिया से चले, ये बता दें, सोशल मीडिया पर जो एक लिस्ट चल रही है वो ठीक है या फेक है? वो नहीं, तो मुझे नहीं पता कौन सी सोशल मीडिया की बात कर रही है। इसका मतलब 2 ओहदे पक्के, शहबाज शरीफ, 3 ओहदे, शहबाज शरीफ का एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिलावल का वजीर खारजा और परवेज इलाही साहब का वजीर आला, ठीक? ये मुझे नहीं पता बिल्कुल। मैं तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा तो उस वक्त सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साथ। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो सूरत हाल सियासी चल रही है, इस पर तज्जिया करने की भी ज़रूरत है कि जो मुनहरिफ अराकीन सामने आए हैं, इनको लेकर सूरत हाल वाज़े हो चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद वाकई कामयाब होने जा रही है, या मुनहरिफ अराकीन के वापसी के दरवाजे जिस तरह हुकूमत ने खुले रखे हुए हैं, ये लोग वापस भी जा सकते हैं। इसी पर मुझे साबिर शाकिर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब। साबिर शाकिर साहब, आपको क्या लगता है कि मुनहरिफ अराकीन को जिस तरह से, जिस तरीके से दावत दी जा रही है, मतलब कि कहते हैं ना, एक हाथ पैरों पे रख लेना और दूसरा गर्दन पे रख लेना, आज प्राइम मिनिस्टर की बातों से वही लगा, एक तरफ धमका रहे थे, दूसरी तरफ कह रहे थे वापस आ जाओ। मुनहरिफ अराकीन के सामने आने के बाद सूरत हाल वाज़े हो चुकी है आपके ख्याल में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए? जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक तो लगता ही है कि गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो संजीदा नहीं है कि मुनहरिफ अराकीन को किसी अच्छे तरीके से वापस लाया जाए, बल्कि जो आज उन्होंने तकरीर की है उसमें तो यही लगता है कि अगर आना है तो आ जाएं, वरना फिर किसी भी सजा के लिए तैयार रहें। एक तरफ उनको वापस बुलाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है और सदारती रेफरेंस कल उसमें भरपूर तैयारी के साथ गवर्नमेंट जाने का इरादा रखती है। तो इसलिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तशरीह कर सकती है ना साबिर शाकिर साहब, ना तो आइन में तरमीम कर सकती है, ना उस हवाले से कोई डायरेक्शन, सिर्फ उस कानून जिसमें अबहाम उसकी तशरीह के लिए इन्होंने जाना है ना, वो कुछ चीज ऐड तो नहीं हो सकती, ना ऐड हो सकती है ना डिलीट हो सकती है, इवन कॉमा भी तब्दील नहीं हो सकता। जो आइन में जो कुछ लिख दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का ना इख्तियार रखती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट अपने किसी ऐसे जुरिस्डिक्शन से तजावुज करेगी। और इसलिए ये भी एक बहुत ही जुआ है जो कि खेल रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम और सुप्रीम कोर्ट से। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे केस टू केस वेरी करता है और जैसे ही कोई मुकदमा सामने आता है तो उसके बाद ही फैसला किया जाता है।
साबिर शाकिर साहब, आपकी भी यकीनन बहुत से लीगल एक्सपर्ट से बात हुई होगी, हम भी रोजाना की बुनियाद पर करते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स की तो यही राय है कि 63A में कोई अबहाम नहीं है। वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर कोई जो रुकन है वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है, उसकी उन्होंने बता दिया है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आप वोट डालें, उसके बाद जो है पार्टी लीडर कार्रवाई करने के लिए स्पीकर को कहेगा, स्पीकर फिर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। ऐसा तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि मुनारिफ जो रुकन है वो वोट नहीं कर सकता पार्टी लीडर के खिलाफ। तो ये तो जानबूझकर अभाम फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जुर्म सरजद हो जाए तो ही 302 की दफा जो है वो लगती है, उससे पहले तो कत्ल केस में ये नहीं होता। और यहाँ पे आइन भी यही कहता है कि जब जुर्म हो जाए, फ्लोर क्रॉसिंग हो जाए, तो उसके बाद पूरा प्रोसीजर है, शो कॉज नोटिस इशू करना है मेंबर को, उसने फिर जवाब देना है। जवाब अगर तसल्ली बख्श नहीं है तो फिर आगे केस फॉरवर्ड किया जाएगा, उससे पहले हो नहीं सकता। तो अब ये सदारती रेफरेंस में अब सिर्फ एक सवाल है, ये जो जिस पे ज्यादा जोर है कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी, तो उसमें भी मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट कोई इनके सवाल के जवाब में 100% हाँ कह देगी। उसमें भी वो केस टू केस कहेंगे। जब मुकदमा आएगा तो मुकदमे के देखे जाते हैं सर्कमस्टांसेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हुआ कैसे हुआ, फिर सजा सुनाती है अदालत। साबिर शाकिर साहब, ऑपोजिशन भी ये दावे करती है कि बहुत वफाकी वज़रा भी हैं कुछ जो उनके साथ राब्ते में हैं। आज आपने भी राजा रियाज साहब का ट्वीट देखा होगा, वो कहते हैं कि 53 जो है और मुनरिफ अरकान शामिल हैं उनके साथ, जो उनके साथ राब्ते में हैं, जो अपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं, जिनमें 8 वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत भी शामिल हैं। आपके पास कोई ऐसी इत्तलात हैं? नहीं, अब तो जितनी भी बातें कह दी जाए वो हर किसी का क्लेम है, लेकिन इसका आसान तरीका यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलवाएं और उसमें अपनी स्ट्रेंथ शो करें। और जब तक ये इक़दाम नहीं किया जाता तब तक अपोजिशन की हर राय को तक़वियत मिलती रहेगी और उनका जो दावा है वो उसी की तरफ जो जनरल पब्लिक है वो राग़िब होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं बुलाया और वो जब तक बुलाया नहीं जाता उसमें वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि कितने लोग आए और जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए। अभी तक ये इबाम ही है और 172 ये बात है कि 172 अभी तक किसी के पास भी नहीं है, अपने अपने मेंबर्स लेके बैठे हैं और जो बैलेंस ऑफ वोट है वो किसी और तरफ है, जो फैसला कुन वोट है वो एक साइड पे बैठा है और सोच विचार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाकिर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून सरदार लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, अब तो स्पीकर साहब ने नोटिफाई कर दिया इजलास 25 मार्च को इजलास होगा, क्योंकि उससे पहले जगह नहीं है, OIC का इजलास होना है, तो इस पर तो आप लोगों को राज़ी रहना चाहिए। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि अगर कल तक 22 तारीख तक इजलास नहीं बुलाया गया तो गैर आइनी है, गैर आइनी इक़दाम है। अब कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। OIC का इजलास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, 8 तारीख को हमने जमा करवाई थी और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो आइन के तहत है 14 दिनों के अंदर जो है इनको इजलास बुलाना लाजिम था। अब ये क्यों उसको 14 दिनों से भी मुतजाविज ये जो है 25 तारीख को कर रहे हैं, क्योंकि 14 दिन 8 तारीख से अगर आप देखें तो वो 21 ही को बनता था, इनको बुलाना चाहिए था इजलास और 21 ही का पहले मुतय्यन था। अब हो सकता है कि ये हमारी जो है ऑपोजिशन के साथ इस चीज को जो है मलहूज रखा जाए कि चूंकि 24 तारीख को जो है OIC खत्म हो जाएगी और वैसे भी लॉन्ग मार्च भी 25 ही की कॉल दी है, सारी कंबाइंड ऑपोजिशन PDM ने दी है और हमने भी उसे एंडोर्स किया है,
तो हो सकता है कि इस पर जो है लचक दिखाई जाए ऑपोजिशन की जानिब से, मगर बुनियादी तौर पर जो आईनी तकाजा था, देखिए हेवंस में फॉल बट द लॉ मस्ट प्रिवेल, ये कोई बात नहीं है कि आप एक्सीजेंसी के तहत, लेकिन देखिए ना, अगर 14 दिन के अंदर हो जाता, ये भी तो एक खौफ हो सकता है कि अगर इन 14 दिनों के अंदर हो जाता, वोटिंग भी हो जाती और वोटिंग कामयाब हो जाती, तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन की तरफ से कामयाब हो जाती, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म घर चले जाते, सिस्टम ज़ाहिर है वो सिस्टम भी ख़राब हो जाता, फिर OIC का इजलास होना था, कॉन्फ्रेंस होनी थी, वज़ीर ख़ारजा आना शुरू हो गए हैं, तो एक ज़ाहिर है वो एक क्योस तो मच जाना था ना। शाजिया जी मुझे ये बताएं कि वैसे इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है इस हुकूमत की और इस वजीर आजम की, जो मंदूबीन आएंगे, क्या उनकी नजर में इस हुकूमत की कोई कदर मंजिलत होगी? क्या पाकिस्तान के लिए ऐसे सिचुएशन में जहां मोहतरम वजीर आजम इतने ज्यादा वल्नरेबल हैं, खुद ही इतने ज्यादा इनका मुतज़ल्ज़ल हैं, तो उनकी क्या वजन होगा, क्या वेट होगा? वो तो इन्होंने वैसे ही इस सारे अमल को, OIC के सारे अमल को, देखिए OIC के खालिक हम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1974 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने सरबराही कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी और उसकी सरबराही भी पाकिस्तान को एजाज मिला था, आपको याद होगा। और ये तो इसीलिए तो कल बिलावल पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि बिलावल के नाना ने इतना बड़ा काम किया था और उस इजलास की सरबराही की थी, तो उसके बावजूद वो इसकी मुखालिफत कर रहे थे और कह रहे थे कि हम होने नहीं देंगे इजलास। शाजिया तो क्या करे, वजीर आजम इसको मान के इसको 5 साल और दे दें इमरान खान साहब को, जिन्होंने तबाही के दहाने पे पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया है, जिन्होंने मईशत का तबाह हाल करके अवाम को इस गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया है कि आलामान लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, जो खाना से भी जो है वो गए और खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि अब चले, हम फिर भी मैं आपको यकीन से कहता हूं कि बड़ा दिल दिखाएंगे हम, फिर भी ऑपोजिशन जो है मुहब्बे वतन का पूरा होने का सबूत देगी, और थोड़ा सा भी अगर रियासत के हक में कोई बात जाती है तो हम रियासत वैसे आज वजीर दाखिला साहब ने कहा है कि जिम्मेदारान की कॉल्स आई हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना लेट गए हैं, ऑपोजिशन लेट गई है। वैसे अगर मैं पूछूं आपसे किन जिम्मेदारान की कॉल आई है? कल तक कुछ कह रहे थे कि होने नहीं देंगे, फिर उसके बाद एक एलामिया भी आ जाता है, नहीं हम तो इसको वेलकम करते हैं, हमारे मेहमान हैं, तो किन जिम्मेदारान की कॉल्स आई हैं खोज साहब? नहीं, खुदा का खौफ करो यार, ये वजीर दाखिला की बात कर रहे हो, जिनकी बयान तो जरा देखें। अगर वजीर दाखिला के उस पर जाया जाए तो यकीन करेंगे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि ऑपोजिशन को इतना प्रोवोक करें। पहले कहते थे आए तो सही, पहले हम आए हैं, अब आए हैं और हमने ऐलान किया है, तो अब इनको किस तरह से जो है खिलबिली मच गई है इनके रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर जो है, और फिर कितनी क्रेडिबिलिटी है आप भी जानती हैं, अवाम सारी जानती है, पाकिस्तान सारा जानता है। मुझे नहीं समझ आती है कि मोहतरम इमरान खान साहब जिनको इन्होंने, आपने खुद जरा वो डायलॉग ही दिखा दें कि मैं तो चपड़ासी भी ना रखूं, ये मैं नहीं कहता बाहर का, वो कोई कॉल वॉल नहीं आई किसी की, वजीर है, कोई कॉल वॉल नहीं आई। अरे बाबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यकीन करें कि ये हमारा पहले दिन से था और इसीलिए मौखर की गई थी लॉन्ग मार्च, जो 23 मार्च को मकसूद थी वो 25 के लिए कर दी गई थी। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा कि देखिए स्पीकर जो है कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, स्पीकर को पार्टिजन नहीं होना चाहिए, फरीक नहीं बनना चाहिए, टाइगर फोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। स्पीकर को जो है आईन और कानून के मुताबिक अपने फराइज मनसबी अदा करते हुए 14 दिनों के अंदर करें, वगरना जो है ये दिक्कतें होंगी और ये तारीख में इनको आपको लगता है जो भी होगा फिर हम नहीं चलने देंगे। अब इजलास तो बुला लिया, वोटिंग भी 7 दिन के अंदर अंदर ज़ाहिर है करवाना ज़रूरी होगा। जब इजलास बुला लेंगे तो उसमें भी हुकूमत स्पीकर साहब डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, इसको भी डिले कर सकते हैं, ये भी खदशात हैं आप लोगों को? वोटिंग डिले हो सकती है। देखें, इनसे कुछ भी खदशात मुमकिन थे, लेकिन अच्छी बात है, खुशआइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद PTI जा रही है। हाँ। और बहुत अच्छी बात है कि स्पीकर का जो है
रोल सर्कमवेंट होकर एक जुडिशियल उस डायरेक्शन के तहत ताबे हो जाएगा। अच्छा, मुझे तो एक और चीज बताएं, बात है कि अटॉर्नी जनरल एक तरफ हुकूमत कल रेफरेंस लेकर कोर्ट में जा रही है, दूसरी तरफ ये सारी इजलास की प्रोसीडिंग होनी है। जब एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी भी गई है, तो क्या इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे? कल को ये भी तो हुकूमत उधर पेश कर सकती है कि हम इस मुद्दे को लेकर क्योंकि हम लोग कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ सकता तो अब ये इजलास की कार्रवाई नहीं हो सकती, वोटिंग नहीं हो सकती। तो ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब तक फैसला ना आ जाए कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, देखिए शादिया, ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। ये जब जुमे को लगा था केस, यानी हफ्ते को लगा था केस चीफ जस्टिस साहब की बेंच सरबराही में, तो उन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का था, वहां अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम भी एक रेफरेंस ला रहे हैं इन दो निकात पर। नंबर 1 कि क्या जो है जो डिफेक्ट कर जाए उसका वोट डाला जा सकता है और उसका वोट काउंट किया जा सकता है या नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसको डिफेक्शन जो लगेगी उसकी जो वो होगी, क्या वो उम्र भर के लिए उस पर बंदिश होगी सियासत करने की मुद्दत या वो उसी टर्म ऑफ जो है असेंबली पार्लियामेंट के लिए होगी। तो ये वैसे तो बहुत अच्छा हुआ है हमारे हिसाब से कि खुद सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत चली गई, हालांकि कोई इबहाम नहीं है। एक इबहाम इसलिए नहीं है कि आइन आर्टिकल 63A बड़ा वाज़ेह है कि डिफेक्शन अगर वो पार्टी की हिदायत के बरअक्स वोट देता है तब उस पर जो है पार्टी का जो सरबराह है वो स्पीकर को लिखेगा कि इसने मेरी हिदायत या पार्टी के फैसले की हिदायत के बरअक्स वो भेजेगा। डिफेक्शन इस तरह वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। दूसरी बात, जहां तक उम्र भर की बंदिश की बात है, यानी टर्म की बात है, तो वो उसी में लिखा हुआ है, उसका कॉन्सिक्वेंस 63 आर्टिकल A में कि ही शैल सीज टू बी, अगर फाइनली यानी इलेक्शन कमीशन उसको डिटर्मिन करती है तमाम तर कार्रवाई के बाद, तो मतलब कि 63A में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो मुनहरिफ रुकन है वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें। एक ये नहीं लिखा हुआ, वो बिल्कुल वोट से कोई उसे रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है और ये साबित हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी उसी तरह कार्रवाई करेगा कानूनी, जिस तरह ज़ाब्ता दीवानी में मुंदरज है, तनकीह वजह करेगा, शहादतें लेगा, वो नोटिस देगा, उसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से मोहतरम इमरान खान साहब एज लीडर ऑफ द पार्टी खुद जाके बयान देंगे और उन पर जरा वकील करेगा दूसरी तरफ का, और चीफ विप जो है पार्टी का वो भी उसकी जो है सर्टिफाई करेगा और वो जरा देगा, और फिर उसके बाद जो वो मेंबर कंसर्न्ड होगा, मुताल्लिका मेंबर होगा, वो अपनी बयान देगा और फिर अपनी सफाई में अगर वो चाहे तो जितना मर्जी वो उसमें अपना सफाई पेश मेरा सवाल तो फिर वही खड़ा है ना कि पैरेलल अब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी चलेगी, इस मामले को देखा जाएगा और उधर से आपने इजलास भी बुलाना है, कार्रवाई भी होनी है, तो वो मामला रुक जाएगा या नहीं? ये चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस साहब ने हफ्ते वाले दिन ही कह दिया था कि अगर आप करते हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से है जिस पर हमला हुआ, सिंध हाउस पर जो है हमला अटैक हुआ है, उसका भी उन्होंने आईजी साहब को बुलाया हुआ है, रिपोर्ट मांगी है, हमें भी नोटिस दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को भी कि आप भी आए, अपना मौकफ बयान कीजिएगा, और उसमें हिदायत की गई है स्पीकर को कि स्पीकर आर्टिकल 95 के तहत इसको बड़ा स्मूथली चलाए और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम डे टू डे करेंगे, यानी इसको रोजाना की बुनियाद पर सुनकर इसका फैसला, वो आप देख लें कि 25 से पहले इसका फैसला भी कर देंगे, और फैसला वाज़ेह है कि आइन के मुताबिक आइन में तरमीम नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ना आइन को बदल सकती है किसी कानून को, वो इसकी तशरीह करते हैं, और मेरी नजर में ये तशरीह में कोई इबहाम दोनों नुकात पर नहीं है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि हुकूमत खुद चली गई है, अब वो स्पीकर ने जो डंडी मारी थी पहले सेनेट के मामले में, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था जिसने हमारे वोट
यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद करके जीते हुए को हरा दिया था, और हारा हुआ आज जो है सेनेट का चेयरमैन है, जिसकी भी फैसले के लिए तारीख 28 तारीख मुकर्रर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहां वो गुंजाइश खत्म हो जाएगी स्पीकर के पास कि वो जो शख्स है, यानी हमें खदशा ये था, मैं आपको बताऊं शादिया, हमें खदशा ये था, जिस तरह अखबारों में भी और इनके बयानात में भी आया कि चीफ विप इनका जो होगा वो असेंबली में जाएगा सिर्फ, और वो लीडर पार्टी के सरबराह का जो है स्पीकर को जब कोई पीटीआई का यानी अपने जमीर के मुताबिक वोट देने आएगा, तो स्पीकर को वो जो है मुतनब्बे करेगा कि जनाब ये डिफेक्ट कर गया है और इसको वोट ना देने दिया जाए। हमें ये खदशा था कि स्पीकर, चूंकि जिस तरह सेनेट में हुआ, स्पीकर यहाँ उसको माने कर देगा या उसका अलग वोट ज्यादा अच्छा हो गया कि हुकूमत खुद ही सुप्रीम कोर्ट चली गई है, और जो इबाम थोड़ा बहुत था आप लोगों को स्पीकर के रवैये को लेकर, वो भी अब दूर हो जाएगा जब वाज़ेह डायरेक्शंस आ जाएंगी कोर्ट की तरफ से। 100% शादिया, यही हमारी नजर में बहुत ही अच्छा हुआ है, और इंशाअल्लाह ये देखें कि इसको रेगुलेट करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आइन के मुताबिक रेगुलेट करेगी, स्पीकर भी अंडर कंट्रोल आ जाएगा, आइन और सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के उस ताबे हो जाएगा, ऑर्डर के ताबे हो जाएगा, और उसकी कंप्लायंस सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल वर्डिक्ट के जरिए से उसको जो है एक कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, और बहुत अच्छा हो गया मैं समझता हूं। इससे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि जब हमें कल बुलाया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो यकीन कीजिएगा कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहेगी कि हम तसादम चाहते हैं, हम किसी को रोकेंगे एमएनए को, या असेंबली में या पार्लियामेंट में हम जाने से उनको जो है उनका घेराव करेंगे, या उनको आने या जाने में हम किसी किस्म की तंगी जो है उनको फराहम करेंगे। आप देख लें कि कल इंशाअल्लाह पूरी पार्टीज की जानिब से, पीटीआई की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की जानिब से, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी आपको अर्ज करते चलूं कि हमारी जानिब से ये अंडरटेकिंग आएगी सारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसी किस्म की एमएनएस को कोई रुकावट नहीं पेश होने देंगे, और करेंगे कि वो अपना जाके आजादी से नेशनल असेंबली में जाएं और अपना जो है वोट अपनी मर्जी से वो इस्तेमाल हक अपना जो है वोट करें। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इनका जाना, ये एक पता नहीं जिन्होंने भी मशवरा दिया है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है, आइन की जो है बालादस्ती के लिए बहुत अच्छा है, अदलिया के वकार को बढ़ाएगा, और हमारी डेमोक्रेसी को जो है ये स्ट्रीमलाइन कर देगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ खोसा साहब थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।